वो तो आगे नहीं, हम लोग शुरू करते हैं अपना। कल को डायमेंशंस वगैरह हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। अब डायमेंशन से आगे करते हैं हम लोग। तो डायमेंशन से आगे क्या है हमारा, वो समझते हैं। हाँ, आज कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, वो टर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे किसी भी जगह अगर आपका रेट आ गया, जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर कहीं पे भी आपका वर्ड ऐसा रेट ऑफ लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय टाइम। इसका हमेशा मतलब क्या होगा आपका, डिवाइडेड बाय टाइम होगा। बात समझ में? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब जैसे अगर रेट ऑफ डूइंग वर्क है तो इसका मतलब क्या करना है, वर्क अपॉन टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इसका मतलब क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब क्या है, सॉरी, डेल्टा वी अपॉन टाइम। ये चीज समझ में आई या नहीं आई आपको? ठीक है, आगे समझते हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड आता है, दूसरा वर्ड क्या है आपका, मोमेंट ऑफ। मोमेंट ऑफ, मोमेंट ऑफ कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ स्पीड भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ टाइम भी हो सकता है, मोमेंट ऑफ मास भी हो सकता है। कुछ भी अगर यहाँ पे मोमेंट वर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे मैंने बोला मोमेंट ऑफ फोर्स, मैंने क्या बोला, मोमेंट ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्रेडियंट, जो क्या आपका ग्रेडियंट। ग्रेडियंट ऐसे होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, फोर्स ग्रेडियंट, मास ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। ठीक है, ये वर्ड्स अभी कैसे यूज होने हैं वो भी मैं बताऊंगा इसमें। अब ये वर्ड कैसे यूज होने हैं वो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, ये बहुत सिंपल और अच्छा हर बार आने वाला क्वेश्चन है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पे आपका मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया, आपको किसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना है, जल्दी से बताओ क्या आएगा इसका आंसर, जल्दी से माइक ऑन करके बताना, माइक ऑन करके बता दो, ऐसे ही लिख के बता दो, लेकिन इसका फॉर्मूला बताओ क्या आएगा।
हाँ, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। ना ना, इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी। हाँ हाँ ठीक है, ज्योति का भी सही है, बस ज्योति ध्यान रखना वही m0 लगा देना वहां पे। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, lt-1। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है l, l से l कैंसिल, तो सिर्फ बचा t-1, तो l0 हो गया, m0 हो गया। ठीक है, ये चीज होता है यहाँ पे आपको क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसी तरह से मैंने बोला व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ फोर्स। बताओ जल्दी से, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक हुआ। ठीक, सही है ज्योति। देखो मोमेंट ऑफ, कीर्ति तुम भी देख लो कि मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mlt-2, m2t-2, ठीक है। तो इस टाइप से आपको किसी भी चीज का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो आप अपना बता सकते हैं। फ्रीक्वेंसी, एक वर्ड और होता है फ्रीक्वेंसी। कुछ डेफिनेशन मालूम है किसी को, इसकी फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन फॉर्मूला में, हाँ थोड़ा सही, और नंबर ऑफ वेवलेंथ या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। मतलब जैसे मेरा फैन घूम रहा है इस तरह, तो एक सेकंड में कितने राउंड्स कंप्लीट कर रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आरपीएम भी बोल देते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम। या फिर ये पेंडुलम है, तो एक सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट किया, वही क्या हो जाता है आपका फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ राउंड्स पर यूनिट टाइम, किसी एक टाइम में कितने राउंड्स उसने कंप्लीट कर लिए, दैट इज ऑसिलेशंस, वो होता है फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो नंबर है, मैंने बोला 30 ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। पर यूनिट का भी मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है, डिवाइड। पर यूनिट का मतलब हमेशा क्या होता है, डिवाइड। मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। पर यूनिट का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ऑसिलेशंस तो क्या है आपका, नंबर है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती,
यानी इसका फ्रीक्वेंसी का जब फॉर्मूला आ गया वो सिंपल क्या आ गया, सेकेंड माइनस वन टी माइनस वन m0 l0 t माइनस वन। ये चीज सर में आई है नहीं आई? इसको हर्ट्ज भी बोल देते हैं, सेकेंड इनवर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, हर्ट्ज। 9th क्लास में थोड़ा सा याद होगा। कीर्ति आपको समझ में आएगी वाली चीज? एक मिनट थोड़ा सा अभी मैं ऊपर लिखूंगा नहीं, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। हाँ ये जो सर में कीर्ति आपको समझ में आया, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन फॉर्मूला लिखा m0 l0 t माइनस वन। टॉर्क, एक वर्ड आता है यहाँ पे टॉर्क। टॉर्क इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नेक्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला किसका देखा हम लोग, टॉर्क। टॉर्क होता क्या है वो समझो ध्यान से। जैसे मान लो ये आपकी टैप है, टैप ले लो या फिर आपको कोई भी बॉटल का कैप ले लो, ये क्या आपके बॉटल का कैप, इसको अगर खोलना है तो आप कैसे खोलते हो, फिंगर से आगे फोर्स लगा दो, थंब से पीछे फोर्स लगा दो। बात समझ में आती है? फिंगर से आगे फोर्स लगाया, थंब से पीछे फोर्स लगाया, तो आप इस टाइप से खोल पाए इसको। मतलब एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, एक तरफ से आगे फोर्स लगा, एक तरफ से पीछे फोर्स लगा, तो ये क्या हो गया आपका टॉर्क हो जाता है। व्हेन टू फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन इज कॉल्ड टॉर्क। और टॉर्क की एक और खास बात, मतलब मान लो आपने बोला कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस साइड लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर। आपने बोला कि सर ये जो क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स, ये भी इधर है ये इधर है, चलेगा, लेकिन नहीं, अभी ये टॉर्क नहीं कहलाया जाएगा, बिकॉज टॉर्क के लिए इन फोर्स के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होनी जरूरी है। टॉर्क के लिए क्या होनी जरूरी है, इनके बीच में डिस्टेंस। देखो थोड़ा सा समझाता हूं मैं यहाँ पे। मान लो आपके पास एक रॉड है, ये क्या आपके पास एक रॉड है, आपने इधर से ऐसे फोर्स लगाया, इधर से ऐसे फोर्स लगाया, तो क्या होगी, इस टाइप से घूम जाएगी, ठीक है? लेकिन अगर मैंने इसी रॉड पे एक फोर्स ऊपर लगाया, एक फोर्स नीचे लगाया, तो क्या ये घूमेगी, क्या ये घूम पाएगी? नहीं, ठीक है? क्यों? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स तो लग रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में इन दोनों फोर्स के बीच में, मतलब कि सेम लाइन ऑफ एक्शन पे आ रहे हैं। ये किस पे आ रहे हैं, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे फोर्सेस आ रहे हैं। यहां तक बताओ समझ में आया क्लियर है? सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या ये है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन क्या ये है, तो यानी टॉर्क लगने के लिए अपोजिट फोर्सेस को होने चाहिए, साथ में उनके लाइन ऑफ एक्शन में थोड़ी डिस्टेंस भी होनी चाहिए, तभी वो टॉर्क लग पाएगा। बात समझ में आती है? तो टॉर्क का यही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, मतलब एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस कितने, मान लो डी है। परपेंडिकुलर इसलिए बोला है क्योंकि इस फोर्स के ये भी परपेंडिकुलर है और इस फोर्स की ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस वजह से आपने टॉर्क का फॉर्मूला क्या किया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या गया टॉर्क का, mlt माइनस 2 इंटू एल, तो यही क्या बन गया ml2 t माइनस 2। ये चीज समझ में, हाँ ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको कीर्ति और ज्योति तुम्हें। कीर्ति, हाँ ठीक है, चल ये भी समझ में आता है। आप यस की जगह वाई भी लिख सकते हो, चलेगा, यस की जगह वाई, नो की जगह नो, इसमें चलता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपके सामने 3-4 चीजें क्वांटिटी लिखी होंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का है, यहाँ पे 3-4 क्वांटिटीज लिखी होंगी, 1 2 3 4, फिर तो तुमसे पूछना है किस किस का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। बात समझ में आती है, जैसे आपने वर्क लिख दिया, टॉर्क लिख दिया, एनर्जी लिख दिया, पावर लिख दिया, किस किस के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है बताओ। आपका भी आंसर आना चाहिए, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर आपको गलत है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीन के आंसर्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है सेम। टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है ml2t माइनस 2, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml2t माइनस 2, एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml2t माइनस 2। थोड़ा सा ध्यान से देख के करें, ठीक है, समझ में आया। ये है इस टाइप से, ऐसे मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या है ml2t माइनस 2 है। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा पावर इनटू टाइम, अगर मैंने क्या लिख दिया पावर इनटू टाइम, तो बताओ इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आता है, जल्दी से पावर इनटू टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला आप कैसे निकालते हो, पावर इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, ऐसे बोला जाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब मैंने क्या बोला पावर इनटू टाइम करना है, तो पावर इनटू टाइम, तो ये भी क्या होगा वर्क होगा, तो मतलब पावर इनटू टाइम का डायमेंशन वही है जो वर्क का डायमेंशन। किलोवाट आवर 10th क्लास की एक यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट, किलोवाट आवर, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, ऐसा बोला जाता था, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये क्या किलोवाट किसकी यूनिट होती है, पावर की, आवर्स किसकी यूनिट होती है, टाइम की, तो पावर इनटू आवर इज इक्वल्स टू एनर्जी होता था। ऐसे घूम घूम के क्वेश्चन कच भी आ सकते हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये चैप्टर बहुत वाइड है क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज आपको रखनी पड़ती है, इस टाइप से आपको थोड़ी थोड़ी चीजें समझनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक और चीज शुरू करते हैं, आइंस्टीन की इक्वेशन किसी को मालूम है, आइंस्टीन ने क्या बोला था, आइंस्टीन बाबा, बिल्कुल सही बात है, आइंस्टीन की क्या है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर।
इसी एनर्जी की एक और फॉर्मूला हो जाता है। यहाँ पे E क्या होता है, एनर्जी, M क्या होता है, मास, और C क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज द, हाँ पूरा अच्छे से बोल, हाँ बोलो 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 बोलो। हाँ नहीं, थोड़ा सा आंसर इनकरेक्ट है। स्पीड, जो कि तुम्हें बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये है परफेक्ट आंसर। ठीक है, एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम सी से डिनोट नहीं कर सकते, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओनली इज डिनोटेड बाय सी। ठीक है, तो अब यहां पे बताओ E क्या है, एनर्जी, इसका डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है, ml2E माइनस। बस चेक करो क्या इधर का फॉर्मूला ठीक नहीं आ रहा है। मास, इसको m से शो करेंगे। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यानी सिंपली स्पीड, एंड T माइनस 1, और इसका क्या करा हम लोगों ने, स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ml2T माइनस 2, L2 माइनस 2, तो LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब सही है आंसर। ठीक है, फर्स्ट एप्लीकेशन होती है डायमेंशंस की। चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ द इक्वेशन, ये सही लिखे इक्वेशन या नहीं लिखे। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी में एक और इक्वेशन बन जाती है, E इक्वल्स टू H इंटू न्यू बोलते हैं इसको, न्यू। ये क्या होता है, न्यू। ये किसका सिंबल है, ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है। किसका सिंबल है ये, ऊपर दिख नहीं रहा आपको, फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है वहां पे, जो कट गया हल्का सा, वो फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब मुझसे पूछा जा रहा है कि बताओ H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। जल्दी से बताओ H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखते हैं, E इक्वल्स टू एच न्यू है। E क्या है यहाँ पे, एनर्जी, न्यू क्या है यहाँ पे, एम एक्स, चलो चल करते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे, ये न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मुझे H का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो H को इकट्ठा किया और यहाँ पे क्या था, E अपॉन फ्रीक्वेंसी आ गया। E का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml2T माइनस 2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला T माइनस 1। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो ये क्या हो गया, ml2T माइनस 2, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस 2, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, ml2T माइनस 1। ठीक है, जो कि अब समझ में आया। ठीक है, इस टाइप से कुछ भी करने से कैसे पूछा जा सकता है। इसे H को बोलते हैं, ये अपना नोट करते रहना प्लीज। इस H को बोलते हैं हम, H इज, मालूम क्या बोलते हैं इसको, कोई बताएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है आपका प्लैंक कांस्टेंट। मॉडर्न फिजिक्स और केमिस्ट्री का पार्ट है। अभी इस साल नहीं पढ़ोगे, अगले साल एकदम एंड में पढ़ोगे, 12th क्लास में जाके, इससे पहले कोई यूज नहीं है इसका। ठीक है, ये है आपके कुछ डायमेंशन, कल को करंट इलेक्ट्रिसिटी के हमने समझा दिए थे। ठीक है, अब इस टाइप से डायमेंशंस तो निकलते रहेंगे, मैं आपको मार्क करके दे दूंगा कौन कौन से डायमेंशन फॉर्मूला आपको अच्छे से पढ़ने हैं।
जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो ये वाली चीज कहीं से भी पूछी जा सकती है, रेट ऑफ लगा देंगे, किसी में ग्रेडियंट लगा देंगे, किसी में मोमेंट लगा देंगे, ठीक है। तो इस चीज को तो कभी टेंशन मत लेना। जैसे मैंने बोला फोर्स ग्रेडियंट का डायमेंशन फॉर्मूला, तो मतलब फोर्स अपॉन लेंथ कर देंगे और अपने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देंगे। बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला जो आपको याद रखने हैं वो किस किस के याद रखने हैं? स्पीड, एक्सेलरेशन, मैं तब तक यहाँ पे रखा, आप जल्दी से मुझे बताओ प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, चलिए इसका फॉर्मूला था फोर्स अपॉन एरिया। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mlt माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mlt माइनस 2। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? l। ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? m l। 1 माइनस 2 इज माइनस 1। ये समझना है आपको। इस टाइप से आपसे पूछे, ये जो मैंने 4-5 लिखे ना ये जरूर याद रखना। ये तो कभी भी पूछ ले जाते हैं और इनसे बाकी फॉर्मूले निकल जाते हैं, इसलिए आपको ये तो हमेशा याद रखनी है। स्पीड का क्या होता है? एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2, एम एल 2 टी माइनस 2। चलो आगे शुरू करते हैं। इस सब से आपके डायमेंशन फॉर्मूले चलते रहेंगे, बहुत सारे होते हैं। मैं मार्क कर दूंगा कौन कौन से करंट है। अब कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशंस देखते हैं। हाँ, यहाँ पे वर्ड आता है, 4 तरीके की क्वांटिटीज होती है। डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल, इसको नोट करेंगे आप लोग। डायमेंशनलेस डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल। ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज हो रही है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। देखो डायमेंशन लेस से पता चल रहा है ऐसी क्वांटिटीज जिसमें m की पावर 0, l की पावर 0, p की पावर 0, मतलब नो यूनिट, इनकी कोई यूनिट ना हो, ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटीज क्या कहलाती है? आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। कोई एग्जांपल आपको समझ में आता है इसका? तो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का एग्जांपल ज्योति, शाबाश, स्क्रीन पे फॉर्मूला मान लिया। आंसर तो सही आपका स्ट्रेट, ठीक है कि वो बता नो यूनिट के और फॉर्मूले बताओ जल्दी। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती।
एंगल बिल्कुल सही है। नहीं, ग्रेविटी की यूनिट होती है, ग्रेविटी की तो यूनिट होती है, ग्रेविटी इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटी की। ठीक है, अब क्या क्या होता है, लास्ट ईयर आपने एक चीज पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नहीं, एक बार चेक करना, मुझे इसको दिखाना है कहाँ लिखा है, ठीक है, ठीक है, वो फोटो क्लिक करके मुझे देना, ठीक है। एक वर्ड क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लास्ट ईयर आपने पढ़ा था, एन इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। मतलब इसमें भी स्पीड ऑफ लाइट ऊपर आता है, नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट आती है, ऊपर मीटर पर सेकेंड, नीचे भी मीटर पर सेकेंड, काटा पीटा नो यूनिट। हाँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ये सही बोला तुमने, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग चीज है, स्पेसिफिक ग्रेविटी अलग चीज है, बताऊंगा वो मैं। हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आता है, शायद वहां पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पड़ा, ठीक है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। एंगल, देखो एंगल की यूनिट होती है, एंगल की यूनिट डिग्री होती है, रेडियन होती है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। एंगल का एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क भी क्या है, मीटर में, रेडियस भी क्या है, मीटर में, तो इसकी कोई यूनिट नहीं है, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, यूनिट जरूर है, तो लेकिन ये भी तब भी क्या कराएंगे, डायमेंशनलेस कराएंगे एंगल। और क्या क्या आ गया, पाई, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, पाई, पाई भी क्या एक डायमेंशनलेस है, पाई की कोई यूनिट नहीं होती है। और ऑल द नंबर्स, जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्स, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बिल्कुल सही है, ये भी सही बोले, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा सेक थीटा कोसेक थीटा कॉट थीटा, जितने भी नंबर्स, ऑल द नंबर्स, इनकी भी कोई यूनिट नहीं होती है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। बात समझ में आती है, ये सारे क्या है, ये सारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी, सब क्या आपकी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। मतलब अगर आप इनका डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0 आएगा। इसी तरह से अब इसमें कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, वो समझते हैं। इसमें से ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू कभी चेंज ना हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट बोल देते हैं। जिसमें वैल्यूज वापस चेंज होती रहे लेकिन यूनिट ना लगे उनको हमने क्या बोला है, डायमेंशनलेस वेरिएबल। जैसे एंगल, एंगल एंगल की वैल्यू कुछ भी 30 डिग्री 40 डिग्री पाई रेडियन इतना रेडियन कुछ भी यूनिट नहीं है, तो ये क्या हो गया आपका डायमेंशनलेस वेरिएबल। वी से शो कर रहा हूं मैं इसको किससे शो कर रहा हूं, वी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल या कांस्टेंट, वी या सी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी या सी, और डायमेंशनलेस वेरिएबल है या डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ कीर्ति आप बताओ, हाँ ये वेरिएबल है, ठीक है। ज्योति वेरिएबल इस वजह से है बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1.3 फॉर द वाटर, 1.5 फॉर द ग्लास, इस तरह से वैल्यूज चेंज होती रहती है, तो ये भी क्या आपका एक वेरिएबल है। पाई कांस्टेंट या वेरिएबल,
पाई कांस्टेंट या वेरिएबल? ठीक है, पाई क्या होता है? गलत, पाई की वैल्यू फिक्स रहती है, कांस्टेंट है 3.14 या फिर 22/7। ये क्या आपका कांस्टेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वेरिएबल, ये साइन थीटा की वैल्यू कुछ आ रही है, कॉस थीटा की वैल्यू कुछ आ रही है। देखो साइन 30 की वैल्यू कुछ, साइन 45 की वैल्यू कुछ, कॉस 30 की वैल्यू कुछ। यहाँ तो बार कुछ भी वैल्यू लेंगे, हर बार चेंज होता रहेगा। साइन 35 पे कुछ आएगा, 36 पे कुछ आएगा। ये भी क्या हो गया आपका वेरिएबल। अब नंबर सुनो, नंबर आपके कांस्टेंट रहते हैं। नंबर क्या रहता है आपके कांस्टेंट। नंबर्स क्या कांस्टेंट, जैसे यहाँ 7 लिख दिया, 8 लिख दिया, 12, 22 लिख दिया। अब ये जो नंबर है ये कांस्टेंट है। अगर 22 लिखा है तो एक तो पहली बात उसका डायमेंशन कुछ नहीं होगा, और 22 अगर लिखा हुआ तो 22 का 22 रहेगा, फिर वो कभी कुछ चेंज नहीं होगा। ये जो नंबर्स हैं ये क्या कहलाता है आपके कांस्टेंट्स कहलाते हैं। और वैसे भी 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स में हम लोगों ने पहले पढ़ा था x y आर द वेरिएबल्स एंड ऑल द नंबर्स आर द कांस्टेंट। मतलब अगर 7 लिखा है तो हमेशा 7 ही रहेगा, वो 7 की जगह कुछ और नहीं आ सकता। बात समझ में आती है? जैसे साइन थीटा लिखा है, अब साइन थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कुछ भी आ सकता है। ये चीज ये क्या हो गया आपका कांस्टेंट। तो ये सब क्या है? डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस वेरिएबल, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस वेरिएबल। ऐसे और भी होते होंगे, आप बुक में एग्जांपल्स देखना थोड़ा सा, ठीक है। अब बात करते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट एंड डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? ऐसी चीजें जिनके यूनिट तो है लेकिन तब भी वो कांस्टेंट है। यूनिट होने के साथ साथ वो कांस्टेंट भी है। बताओ भैया जल्दी से आंसर। बैठो ना, आता कुछ एग्जांपल? यस और नो? नहीं, नंबर्स नहीं, इनकी यूनिट नहीं होती है, डायमेंशनल होने चाहिए। नंबर्स तो हमने इधर लिख लिए थे डायमेंशनलेस में। और बताओ, और बताओ। कैपिटल जी, बिल्कुल सही बात, ठीक है। जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और बताओ शाबाश, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। प्लैंक्स कांस्टेंट बिल्कुल सही है, एच। और बताओ। नहीं, ये आपका वेरिएबल है, स्मॉल जी आपका वेरिएबल है, बिकॉज जी की वैल्यू 9.8 भी हो सकती है, 9.7 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है, वेरिएबल है। और बताओ, और बताओ। कैपिटल जी, स्मॉल एच। और हाँ, यही सुनना चाह रहा था, शाबाश। स्पीड ऑफ लाइट, इस पे आता है क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कैसे? स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट ऑफ वेरिएबल, ये से बोला जाता है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट की वैक्यूम में कांस्टेंट है, लेकिन अगर आपने सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट बोला then it can be 3 into 10 की पावर 8, 2 into 10 की पावर 8, 2.5 into 10 की पावर 8, इसकी वैल्यू हो सकती है। तो परफेक्ट आंसर क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन
अ मीडियम, किसी भी मीडियम की अगर मैं बात करूं, मतलब एक मीडियम में कांस्टेंट है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कांस्टेंट, लेकिन अगर सिर्फ तुमने स्पीड ऑफ लाइट बोला तो वो वेरिएबल है। बात समझ आती है? स्पीड ऑफ लाइट इन, यहाँ पे कोई मीडियम का नाम लिख दूं, वैक्यूम लिख दूं, एयर लिख दूं, ग्लास लिख दूं, बेंजीन लिख दूं, अल्कोहल लिख दूं, ग्लिसरीन लिख दूं, कुछ भी चीज लिख दूं, तब वो कांस्टेंट है। लेकिन सिर्फ ये रेड कलर की चीज लिखी है तो वो क्या है? वेरिएबल। तो इसी बात पे एक लाइन लिखो जल्दी से। हाँ, पहले ये बताओ, ये चीज समझ में आई आप लोगों को? वेरिएबल और कांस्टेंट कैसे है? स्पीड ऑफ लाइट वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। तो आप समझो ध्यान से, इस पे लाइन लिखनी है आपको। स्पीड ऑफ लाइट, speed of light is a dimensional variable. Speed of light is a dimensional variable because speed of light can have any value. हाँ, कुछ रहा तो नहीं तुम्हारा क्योंकि मैंने बस इतना बोला, स्पीड ऑफ लाइट इज डायमेंशनल वेरिएबल बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट, जो कि मैंने कुछ और बोला था क्या, एक बार अगर गलत हो तो देख लेना। बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट कैन हैव एनी वैल्यू, because speed of light is different in different mediums, because speed of light is different in different mediums, ऐसे लिखना। next, speed of light in a particular medium, speed of light in a particular medium is a dimensional constant. Speed of light in a particular medium is a dimensional constant because for example speed of light was, for example speed of light in vacuum is always 3 into 10 to power 8, is always 3 into 10 to power 8 meter per second, 3 into 10 to power 8 meter per second, comma, speed of light in glass, speed of light in glass is 2 into 10 to power 8 2 into 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर पर्टिकुलर एक मीडियम की बात करते हैं तब आपको बोल देंगे, अगर ऐसे लिखा है ना स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास तो कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कांस्टेंट, लेकिन सिर्फ स्पीड ऑफ लाइट वर्ड लिखा आ जाए तो वो वेरिएबल है। ठीक है, ये चीज है। आई बात समझ में? कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H Planck's constant, Avogadro number Ma constant, mass of electron constant, mass of proton constant, charge of electron constant, charge of proton constant, mass of nucleus neutron, mass of neutron constant, ये सब चीजें डायमेंशंस भी है, साथ साथ में डायमेंशन के साथ साथ में कांस्टेंट भी है। क्या हुआ कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ना? ठीक
है, ये सब क्या है आपके डायमेंशनल कांस्टेंट है, बहुत सारे होते हैं। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स को बता दो एग्जांपल्स जल्दी से। डायमेंशनल वेरिएबल्स के एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, डेंसिटी, फोर्स, एंगल, एक्सेलरेशन, सब जो भी चीज अब तक हमने पढ़ी है वो सब डायमेंशंस भी हैं, वेरिएबल्स भी हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, आई बात समझ में? ये चारों क्वांटिटीज समझ में आती है। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों की कीर्ति समझ में आ रहा है आपको? अच्छा एक काम करें, आज इसको यहीं पे रखने ज्योति का, एक्चुअली परसों मेरा एग्जाम है, मैं पढ़ भी लूंगा। कीर्ति आज हम इस टॉपिक को यहीं पे रखते हैं क्योंकि अगला टॉपिक शुरू करने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। ठीक है, और मुझे थोड़ा पढ़ना, मेरा परसों एग्जाम है। ठीक है, आज हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं, बाकी परसों करेंगे, मतलब कल, सॉरी कल करेंगे बात। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।